स्टूडेंट्स, मैं कमल पिहाल आपका फिर से स्वागत करता हूं पिहाल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे CHSL के टायर 1 में पूछे गए एक मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर बोल सकते हैं आप इसे। जुलाई 1 और शिफ्ट 2 का ये पेपर था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ये कहता है द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 बॉयज़ इज़ थ्राइस दैट ऑफ द यंगर, यानी कि 2 लड़के हैं जिनकी एज का अनुपात ना 3:1 है। अब ये मुझे कैसे पता लगा 3:1 के? उसने बोला जो बड़ा लड़का है ना वो उसकी एज के 3 गुना है। अगर मैं मान लूँ कि छोटा लड़का 1 है तो उसका 3 गुना क्या होगा? 3, यानी कि उनका रेशो आ जाएगा 3:1। बस इतने सा अंडरस्टैंडिंग था जो हमने इस वाली स्टेटमेंट से ड्राइव करा है। आगे क्या कहता है, 9 years अगो इट वॉज 5 times दैट ऑफ द यंगर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। यानी कि 9 साल पहले, यानी कि अगर हम इससे पीछे जाएं 9 साल, तो उनकी एज का रेशो कितना था? 5:1, यानी कि जो छोटा था ना उससे बड़ा 5 गुना बड़ा था। ये कहना चाहता है, इसका मतलब ये होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि 5 से 3 कितना छोटा है? 2 पर 1, यानी कि कुछ मैच नहीं हो रहा। तो उसको मैच करने का ना एक फॉर्मूला होता है। आप इन दोनों का गैप देखिए कितना है, 4, और इन दोनों का गैप देखिए 2। अब इन गैप को सेम बनाना है। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 4, यानी कि 2 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 4 बन जाएगा। यानी कि 5:1 तो 5:1 रहेगा जो कि 9 साल पहले था। और करंट का क्या बन जाएगा? इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 and 2। अब आप देख रहे होंगे कि 9 साल का गैप ना हमारे पास एक एक बढ़ गया, यानी कि जो 5 था वो 6 हो चुका है, जो 1 था वो 2 हो चुका है, यानी कि 1 की वैल्यू 9। तो उसने पूछा प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास? 6:2। तो यानी कि 6 × 9, 1 की वैल्यू 9 है तो 6 की क्या होगी? 54, और 2 की क्या होगी? 18। अब देखिए ये आपके ऑप्शन में है कहीं पर? हाँ जी, ऑप्शन डी लगाकर आगे बढ़ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 30%, वट इज़ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल बाइक दिस ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, परसेंटेज में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे अच्छी वैल्यू होती है 100 मान लीजिए। अब वो कहता है कि 30% कम हो गया है, 100 का 30%, 30 यानी कि 70 हो गया। अब आप देख रहे होंगे 0 से 0 गया, यानी कि जो चीज़ पहले 10 की थी ना वो मुझे अब 7 की मिलेगी, पर वो 10 की नहीं थी, 1,25,000 की थी, 1,25,000 की थी। पर हमने क्या माना? 10 की। तो यानी कि 10 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1,25,000 के। इतना हमें समझ में आया। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,25,000 बटे 10, 0 से 0 गया। अब यहाँ हमें चाहिए 7 की वैल्यू। यहाँ पे 7 में से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप इसको इंटू करेंगे, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको मान लीजिए 10,000 25, सॉरी ये आपका आएगा 2,000 और 500। आप इन तीनों को 7 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 7 7 7 2 14 8 7 5 0 0। आपको ये वैल्यू कहीं पर दिख रही है? हाँ जी, ऑप्शन बी लगाकर आगे बढ़ जाइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहना चाहता है द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द curved surface area and the volume of a right circular cylinder is 2:3 if the respective ratio between the radius and the height of the cylinder is 3:7, what is the total surface area of cylinder। समझते हैं मैं क्या कहना चाहता है कि जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर आपको पता होगा क्या होता है, मैं आपको बना के बता देता हूँ एक बार। ये होता है हमारा सिलेंडर, ये होती है इसकी रेडियस और ये होती है इसकी हाइट। अब मैं इसके 3 फॉर्मूले आपको बताता हूँ। एक होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। और टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हमें तीनों याद होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है कि कर्व सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का रेशो, यानी कि कर्व सरफेस एरिया लिखिए 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम का रेशो में दे रखा है 2:3। पर उसने आगे एक और चीज़ का रेशो दे रखा है,
रेडियस और हाइट का 3:7। तो आप इसको ना एक काम कीजिए, x मान लीजिए, 3x 7x। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई से पाई जाएगा, h से h जाएगा, एक इस स्क्वायर से ये r जाएगा, इस 2 से ये गया। अब देखिए हमने कितनी वैल्यू मानी थी, 3x r की, यानी कि 1/3x, और ये हो गया 1/3। 3 से 3 गया, x की वैल्यू क्या आई, 1। इससे हमें क्या पता लगा, x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पुट कीजिए x की वैल्यू 1, यानी कि आपकी रेडियस 3 ही है और आपकी हाइट 7 ही है। अब उसने क्या पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आपका टी ऐसे आ जाएगा 2, पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में पाई पाई ही है। तो आर की वैल्यू 3, 3 + 7, यानी कि ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा इंटू 3, और यानी कि 30 × 2 60 पाई। यही आपका आंसर है। ये इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए थे और रेशियो को हम कैसे यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन में। वो कहता है फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 3। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अंदर ना मैं आपको कोई फॉर्मूला या कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिंपली आपने क्या करना है, जो आपकी बचपन की अंडरस्टैंडिंग है ना वो लगानी है। उसने क्या बोला है, लास्ट का क्वेश्चन क्या है आपको पता होगा ना कि क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डिवाइज़र, एक होता है डिविडेंड, एक होता है क्वोशिएंट, एक होता है रिमाइंडर। ये चारों चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ी होगी प्राइमरी स्कूल में, पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डिवाइज़र वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है, डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड होता है, क्वोशिएंट वो होता है जो उसको डिवाइड करने के लिए वैल्यू आती है जिसको आप यहाँ लिखते हो, उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। रिमाइंडर वो होता है जब आप उस वैल्यू को माइनस करते हो तो जो बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। ये चारों चीज़ें आपको पता लग गई। अब हम अपने क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि अगर मैं किसी नंबर को पहले 3 से, फिर 5 से और फिर 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2, 1 और 3 इस क्रमशः में उसके रिमाइंडर बचते हैं और आखिरी क्वेश्चन 3 है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर लास्ट क्वेश्चन 3 है यानी कि वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट डिवाइज़र क्या है 7, यानी कि 7 × 3 क्या होगा 21, और लास्ट का रिमाइंडर क्या है 3 यानी 24। यहाँ तक हम पहुँच गए कि भाई ये नंबर जो होगा 24 होगा। फिर उसने क्या बोला था कि मैंने इसको 5 से डिवाइड करा था तो एक रिमाइंडर आया, पहले डिवाइड करा था तो उसका उल्टा मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इसको, ये आएगा 120, और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं +1 यानी कि 121। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं मैंने इस वाले नंबर को ना 3 से जब डिवाइड करा था 2 रिमाइंडर आया था, अब डिवाइड करा था हम दोबारा मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आएगा 363, और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे 2 यानी कि 365, यानी कि ऑप्शन सी। देख रहे हो हमने इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, बस अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाई और क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कहता है इन अ सर्कल ABCD इज अ cyclic quadrilateral in which A is drawn parallel to CD and BA produced to F. If angle ABC is 85 and FAE is 24, find the value of BCD। चलिए मैं पहले इसकी फिगर बना लेता हूँ। ये आपका सर्कल और ये आपका आ गया क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर साइक्लिक। हमने शायद लास्ट 2 जो हमारे मॉक थे उसके अंदर भी हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करी थी। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आकर पहले उन्हें देखिए, फिर भी मैं इसमें अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होगा, यानी कि एंगल B + एंगल D का सम होगा 180, और एंगल A + एंगल C का सम होगा 180, यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है बड़ी फेमस और बड़ी इजी, जिसको आपको एग्ज़ाम के अंदर पता होना ज़रूरी है। अब वो क्या कहता है कि E जो है ना, यानी कि AE हम ऐसे बना लेते हैं इसके अंदर, AE जो कि पैरेलल है ना वो CD के है, हमें पता लग गया पैरेलल है। ठीक है, और फिर वो कहता है AB को ना हम एक्सटेंड कर देते हैं F तक। चलो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया।
अब वो क्या कहता है, एंगल ए बी सी ये 85 है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये 85 है और एंगल एफ ए ई ये 24 है। एंगल क्या निकालना है, बी सी डी, यानी कि हमें ये निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए अगर ये 85 है तो ये एंगल क्या होगा, यानी कि 180 माइनस 85। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी लगाइए, दोनों अपोजिट साइड का सम 180 होता है, तो यानी कि होगा 95। अब आप बोलेंगे कि ये 95 आ गया, इससे हमें क्या फ़ायदा, यहाँ से तो हम कुछ और निकाल नहीं सकते। अब देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांसवर्सल है ए ई और इसके पैरेलल भी है, यानी कि जो ये एंगल यहाँ बनाएगा ना वही एंगल ही यहाँ पे भी बनाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो कलर फिर चेंज कर लेते हैं। जो ये एंगल यहाँ बनाएगा ना ये वही एंगल यहाँ भी बनाएगा, यानी कि अगर ये यहाँ 95 बना रहा है तो यहाँ पर भी 95 बनाएगा, और इन दोनों का सम क्या हो गया 119, और पूरी लाइन का सम क्या होता है 180। अगर 180 में से हमें 119 माइनस कर दे तो कितना मिलेगा हमें, ये आपका आ जाएगा 61। यानी कि हमारा जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, मान लीजिए जो ये रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ये 61 है। आप अपोजिट वाला फिर लगाइए इसके अंदर, अगर ये 61 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 61, 119 डिग्री, यानी कि 119 डिग्री होगा, ऑप्शन डी। अगर आप बोलेंगे ये भी तो 190 बना रहा था, हाँ जी, आप अगर ये पूरा निकाल लेते हो तो आप ये भी निकाल सकते हो, पर मुझे एक्सप्लेन करना था कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो इसलिए मैंने 61 निकाला, उसके बाद 190 निकाला। आप इन दोनों का सम भी ये होता है, ठीक है, सिंपली क्योंकि 180 में से माइनस करते फिर वही बनता, तो इसलिए यहाँ पर जो इन दोनों की वैल्यू आएगी और वो ये वैल्यू होगी 119। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। वो कहता है इफ़ 18 टॉयज़ आउट ऑफ 75 टॉयज़ आर फॉर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज़। देखिए 75 टॉयज़ है हमारे पास टोटल, उसमें से 18 जो कि बॉयज़ के लिए है, बचे कितने, ये आपके बचे 57 टॉयज़। ये किसके लिए हो जाएंगे, गर्ल्स के लिए, पर उन्होंने तो परसेंटेज पूछा है, उन्होंने पूछा है लड़कियों के खिलौने कितने हैं, यानी कि 57 कितने में से 75 में से कितना परसेंट है, यानी कि 100, तो ये जाएगा 3 पर और ये जाएगा 4 पर, 3 से इसको काटिए जाएगा 119, 19 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 76%। ये आपका आंसर ऑप्शन डी लगाइए और आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हो हमसे क्या कहता है। इफ़ अ पर्सन ड्राइव्स 110 माइल्स एट 55 माइल्स पर आवर, he drives the next 120 miles at 60 miles per hour, and then he drives next 60 miles in an hour. What is his average speed for the entire journey in miles per hour? माइल्स पर आवर, इसको ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर माइल्स पर आवर नहीं होता ना तो पहले हमें इसे माइल्स टू किलोमीटर लेके जाना पड़ता और फिर आंसर निकालना पड़ता, तो नहीं, अभी उन्होंने माइल्स में पूछा तो हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि ये CHSL का एग्ज़ाम है। अगर ये CGL का एग्ज़ाम होता ना तो पक्का इसको किलोमीटर पर आवर में पूछता। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि पहले 110, यानी कि 100, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड, यानी कि ये वाला हमारे काम आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया पुरानी क्लास में, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर प्लीज़ देखिए, उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर ज़्यादा ब्रीफ में भी समझाया गया है, पर इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो अपना पहले ना टोटल हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, 110 माइल्स 110 माइल्स, 120 माइल्स 120 माइल्स, 60 माइल्स 60 माइल्स। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ये आपका आएगा 290 माइल्स, यानी कि 290 माइल्स टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम कैसे करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस हमारा 110 था और 55 से
वो चला तो कितना टाइम लगेगा उसको, 2 घंटे। फिर वो 120 चला था 60 से, इसको कितना लगेगा, 2 घंटे। और लास्ट वाला तो उसने बता ही रखा है एन आर, यानी कि 1 घंटा, यानी टोटल कितना टाइम लगा उसे, 5 घंटे। इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 5 घंटे, और ये डिस्टेंस आ गया आपका। अब इसको डिवाइड करते हैं 5, 25 बचा 8, यानी कि 58 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो, उसकी एवरेज स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था। ऑप्शन ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। जब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो आप इसको ना इक्विलेटर मत कंसिडर करना, बस मान लेना एक ट्रायंगल है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये ए बी और ये सी। वो कहता है ए डी, टू मीडियंस है ए डी, यानी कि ए डी एक मीडियन है हमारे पास और बी एक मीडियन है, जो कि ना जी पर कट करती हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के साथ। राइट एंगल बोल रखा है ना, तो 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऐसे बना रही होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। देखिए अगर ये 90 बना रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब क्लियर दिखेगा। ये 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 90 बनाएगा, क्योंकि 180 की स्ट्रेट लाइन है, तो यानी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, 360 हो गया। तो पढ़ते हैं ये आगे क्या कहता है, ए डी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना, ए डी की वैल्यू 18 है। अब मैं आपको बताऊँ, जब दो मीडियन अब एक दूसरे को ना 90 डिग्री पर काटते हैं ना, तो सेंट्रॉइड बन जाते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल, ठीक है। और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है वो ना उस लाइन को ना 2:1 में ब्रेक कर देता है। और आप याद कर लीजिए इस चीज़ को, जो टू वाला होता है ना, वो हमेशा ट्रायंगल के यहाँ से निकलता है, यानी कि जहाँ से मीडियन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि 2:1 में ब्रेक करेगा, इसको 2:1 में ब्रेक कैसे करेंगे। अब देखिए इसकी भी ट्रिक है, ये दोनों मिलके कितना बनते हैं, 3। पर यह है ये कितना रियल में, हमें तो 3 में दिख रहा है, पर नहीं 18, यानी इंटू 6। आप इसको भी इंटू 6 कर दीजिए, इसको भी इंटू 6 कर दीजिए, यानी 12 और 6, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ये 12 है, और ये वाली जो है ये 6 है। वो बी की बात करता है, बी क्या है, 12, 12 नहीं, हमें उसको 2:1 में ब्रेक करना है, कितनी है, 3। पर असलियत में कितनी है, 12, यानी कितना है, 4 टाइम्स। इसको भी 4 टाइम्स कर दीजिए, 8 और 4, यानी कि ये 8 है और ये 4 है। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि मान लीजिए आपकी जो ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, और यहाँ से यहाँ तक 6 है, और 90 डिग्री पर काटती है। ये कुछ ऐसा बन रहा होगा मेरे दोस्तों, 8 और 6 90 डिग्री पर काट रही। ये तो सिंपल ही हो जाएगा, आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। पर जिस बच्चे को ट्रिपलेट्स याद होंगे, ट्रिपलेट्स समझते हैं, ये आपका होता है 12, 5, 13, 25, सॉरी 15, 8, 17, 8, 6, 10, ऐसे करके जो पाइथागोरस की वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको याद होनी ज़रूरी है। एग्जाम में आपका टाइम बचता है। देख रहे हैं 8 और 6, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, 10, तो ये 10 आ गया। तो यानी कि बी डी जो हमें निकालना था क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो सकता है, पर ट्राई 2-3 बार ट्राई कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए अपना ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं ये क्या कहता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास से, बोर्ड मास। अब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बोर्ड मास का डिस्कशन किया था, पर कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। बाकी मैं इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड मास यानी कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एम से ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में आपको इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करना होता है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है ना, इनको हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो 4/7 तो ऐसे रखिए, इंटू ये आपका हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9/2, फिर डिवाइड कीजिए
15 + 16 116। अब ऑफ लगाइए, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। अब माइनस लिखिए, 2 8 ज़ा 56 + 7 63/8। डिवाइड लिखिए, 45 46/9। ऑफ लिखिए, 180 189/20 प्लस 1/2। अब आपका ये पूरा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुका है मिक्स्ड फ्रैक्शन से। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले ऑफ वाली टर्म ब्रैकेट, चलो पहले यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाली सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब उसमें देखिए ऑफ वाली टर्म को पहले सॉल्व कीजिए, यानी 46/9। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका मतलब भी, पर ऑफ वाली मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं डिवाइड से भी। तो चलिए 189/20 इसे सॉल्व करते हैं। पहले ये जाएगा 21, ये जाएगा 23/10। आप इसको ऐसे ही रखिए, 23 × 21/10। अब आप यहाँ देखेंगे 63/8 और ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 63/8 तो 10/23 × 21। 21 3 ज़ा 63 होता है और ये 4 और ये 5, यानी 15/92। यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है ना, इस पूरे की वैल्यू आ गई 15/92 और 1 + 1/2 तो हमारे पास है ही। अब चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। अब पहले ऑफ वाला लीजिए, ये ऐसे है। ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जाएगा 8 से 1 40/3। अब ये आ जाएगा 4/7 9/2 डिवाइड। अगर यहाँ डिवाइड है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा, 92 ये 3/40 और 4/7 मल्टीप्लाई में तो था ही। अब देखिए काटिए, ये जाएगा 10 पर। ठीक है, अब ये बचेगा 27/140। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है हमारी। मैं इसमें से एक पोर्शन हटा देता हूँ, आपको समझ आ चुकी है बोर्ड मास वाला आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब लिखिए इनको, 27/140, 15/92 और 1/2। इनका एलसीएम होगा 3220। अब यहाँ लिखिएगा 27 इंटू, ये 23 पर काटेगा 23 + 15 और ये आपका 92 कितने पर काटता है, 92 कितने पर काटेगा ऐसे, यानी कि 3220 को कितने पर काटेगा ये हमें निकालना है। तो ये आपका काटेगा 35 पर, 35 पर काटेगा। और 2 कितने पर काटेगा, ये आपका काटेगा 16 और 10 पर। और ये माइनस में, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस में रखिए, ये माइनस में। और 35 × 15 कितना होता है, 5 to 5, 5 to 5, 27 × 23 होता है 621 और प्लस 1610/3220। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 621 में से 5 to 5 माइनस कीजिए, यह आपका आ जाएगा 96 + 1610। यानी कि अब यहाँ से यहाँ आ गए हम, 96 + 1610/3320। ये आपका आएगा, ये आपका आएगा 17060। नहीं 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 नहीं, ये आपका आएगा, कर ही लेते हैं इसे, 96, ये हाँ 1706/3220। 2 से जाएगा 853 / 1610, यानी कि ऑप्शन ए। काफ़ी लेंदी सिंप्लीफिकेशन था पर कोई नहीं, हमने इसे सॉल्व कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमसे क्या कहता है। ये कहता है द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स इन द रेशियो ऑफ 25/36, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स, अब स्फेयर्स की बात करते हैं। एक इनका वॉल्यूम होता है, एक सी एस ए होता है और एक टी एस ए होता है। आप इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। स्फेयर है 2/3πr³ और इसका होगा 4πr² और इसका भी 4πr²। अब आप देख रहे होंगे इसमें आर का स्क्वायर हो रहा है, इसमें आर का क्यूब हो रहा है।
तो हमें क्या दिया गया है, हमें सरफेस एरिया यानी टी से दिया गया है, यानी कि हमें इन सबको नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा दो, हमें सिर्फ इसके रेडियस से मतलब है अभी ऐसे क्वेश्चंस में। तो उसका रेशियो का स्क्वायर दे रखा है, यानी 25/36 इसका स्क्वायर है। अगर हम इनको अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 5/6, ये आएगा 5/6। अब हमें क्या निकालना है, उनके वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम क्या है, क्यूब में है, तो क्यूब कर दो दोनों का, यानी कि 125/216, यानी कि ऑप्शन सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इजी क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग बार शोज द सेल्स इन thousands of magazine from 6 branches A, B, C, D, E and F of publishing company during 2 consecutive year 2021 and 2022. What percentage of average sale of branch A, B and C for 2022, यानी कि ऑरेंज वाला 2022 एवरेज सेल इनकी। तो हमें बस इन तीनों को प्लस कर देना है, 105, 65 और 110, 105, 65 और 110, यानी कि 5, 7 और ये शायद मुझसे कुछ गलती हुई नहीं, 275, ये आ गया हमारे पास 275। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ए सी एफ, यानी कि ए सी एफ, ठीक है, इसकी 2021 की 80, 95 और 70, 80, 95 और 70, यानी 5 और ये जाएगा 245। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। 105, 65 और 110, ये आ गया 7, 280 होगा, हाँ 280, देखा। अब इनका ना उन्होंने बोला है एवरेज, एवरेज यानी कि कितने साल का, 3 साल के लिए टोटल, बाय कितने ईयर्स का, 3। अब आप एक बात देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 3 अपने आप ही कट जाएगा, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। हम इसको सिंपली यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज़ मान के सॉल्व करते हैं। वो पूछ रहा है ए सी एफ जो 2021 का एवरेज है वो इसका कितना परसेंट है, यानी कि 245, 280 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए, काटिए 59, और ये आपका आएगा ये 50, नहीं ये आएगा 49, और ये आपका आएगा 56। अब 49/56 इंटू 100, 7 से काटिए 7 और ये गया 8 पे। अब मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी डिस्कस करा, 100/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5, यानी कि इसको 12.5 पर काटेगा, और 12.5 इंटू 7 कितना होता है, 87.5%, आपका सी ऑप्शन। अब आप बोलोगे कि इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे हुई, ये हमें कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेबल होता है, जैसे कि 100% का 1 होता है, 50% का 1/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8, ठीक है, और 1/8 की क्या होती है, 12 पॉइंट समथिंग करके कुछ होती है, हाँ, और नहीं 1/8, हाँ 1/8 की 12.5% होती है। परसेंट और फ्रैक्शन का रिलेशन होता है। मेरे पास एक फ़ोटो है जो आपको ये सब बताने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, तो जिसको भी वो फ़ोटो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू इट इन 16 डेज, यानी कि बी उसी काम को 16 दिन में करता है। तो बताइए ए उस काम को कितने दिनों में कर देगा, इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू इट अलोन। अब मैंने आपको क्या बताया था, टोटल डेज को जब उनकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो पहले उनका एलसीएम निकालिए, 8 और 16 का एलसीएम 16, और डिवाइड कर दीजिए उनके क्या कहते हैं एलसीएम को उनके टोटल डेज से, यानी कि 2 और 1, यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी मिलके 2 काम करते हैं, खाली बी एक काम करता है। तो बताइए जब दोनों मिलके 2 करते हैं और खाली बी एक करता है तो ए कितना करेगा, एक काम। 16 काम करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, उसके पूरे काम को उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, 16 दिन, 16 डेज। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर।
जो कि आपके सामने है। ये हमसे कहता है इफ़ साइन थीटा इक्वल्स टू 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूँ और ये क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूँगा, सीधा ऑप्शन पर जाऊँगा और ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। अब आप पूछेंगे ये कैसे, मतलब आप कैसे, पहले ही ऑप्शन ऑप्शन ये ए लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, मैं गलती हो गई मुझसे, ऑप्शन ए नहीं टिक करूँगा मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, बी बाय एच। एच तो ये रहा, और टेन में एच की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमारे ऑप्शन में ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें चाहिए ही नहीं। तो ये देखिए इस ऑप्शन में नहीं चाहिए, इस ऑप्शन में नहीं चाहिए। अब बचा ये और ये। अब आप देख रहे होंगे पी ऊपर एच पी की वैल्यू होती है, यानी कि पी की वैल्यू। अब टेन में पी की वैल्यू क्या होती है, ऊपर, और बी की वैल्यू नीचे, यानी कि हमें 2xy ऊपर ही चाहिए, यानी 2xy ऊपर ही है। तो ऑप्शन सी भी कट जाएगा। ऑप्शन बचेगा क्या आपका, ऑप्शन बचेगा आपका बी। देख रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ सॉल्व ही नहीं करा इसको, सिर्फ इन्होंने जो बोला था उसी के बेसिस पर मैंने ऑप्शन बी टिक कर दिया। मुझसे पहले गलती हो गई थी थोड़ा जल्दी जल्दी में बताने के लिए कि ऑप्शन है ना, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा बिना पेपर पेन उठाए। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए साइन थीटा उन्होंने दिया दिया हुआ है हमें 2xy/x² प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा पूछा है, ठीक है। अब आपको तीनों की वैल्यू तो पता ही होंगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h, कॉस की b/h, टैन की p/b, ठीक है। ये हमें अपने पुराने दो सेशन से पता लग चुका है। अब आप देखिए, यानी कि p की वैल्यू जो उसने दे रखी है 2xy दे रखी है, h की वैल्यू उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखी है। अब आप बताइए, आपको टेन थीटा चाहिए, उसमें कहीं पर भी आपसे h की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका किसी काम का है नहीं, यानी कि ऑप्शन में भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें है, काटिए, इसमें भी है, काटिए, ये दोनों चाहिए ही नहीं हमें। अब उसने बोला है टैन की वैल्यू पूछी ना, उसमें देखिए पी और बी चाहिए, पर ऊपर कौन सी वैल्यू है, पी की। और हमारे जो गिवन है उसमें भी ऊपर कौन सी वैल्यू है, पी की, यानी कि 2xy ऊपर ही होना चाहिए। ये देखिए ये नीचे है डिनोमिनेटर, काटिए, ऑप्शन बी लगाइए। अब चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें दे रखा है साइन की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 2xy, हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इससे पाइथागोरस लगा के बेस निकाल सकते हैं, यानी कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर आपका ये हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² और वाई स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाइए, यहाँ पर ये होगा, मान इसको मान बी मान लेते हैं, b²। अब ले जाइए इसको उस तरफ, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x⁴ y⁴ माइनस 4x² और वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, x⁴ y⁴ माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो -2x² वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये b के बराबर है और b का स्क्वायर हो रखा है, b का स्क्वायर हटेगा, ये जाएगा, इनके ऊपर रूट बन जाएगा 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये पता है किसका फॉर्मूला होता है, x² माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से ये कट जाएगा अंडर रूट, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी x² माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको अपने इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू तो बताइए 2xy, अब बेस की वैल्यू x² माइनस वाई स्क्वायर। देखा, हम अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके अपने कम से कम 40 सेकंड बचा रहे हैं, ये वाली कैलकुलेशन करने से हम बच रहे हैं, सिर्फ अपना दिमाग चलाकर। जितना हमें पता है बस आप ऑप्शन में जाइए, उसका यूज़ करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर सिर्फ 10 सेकंड में निकालिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
देखते हैं आपसे क्या कहता है। ये कहता है पी क्यू इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया इसका डायमीटर पी क्यू विथ सेंटर ओ, यानी कि इसका सेंटर ओ है। द टेंजेंट एट आर मीट्स पी क्यू एट ए, यानी कि पी क्यू को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा ए तक, और फिर एक टेंजेंट इसके साथ जाकर जुड़ जाएगी जो कि स्टार्ट होती है आर से। ठीक है, वो कहता है इफ़ आर पी और क्यू, यानी कि ये आर पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल 27 है, तो हमें कौन सा निकालना है, आर क्यू पी वाला, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। मैं आपको ना एक थ्योरम बताता हूँ। जब भी किसी सर्कल का डायामीटर सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 होता है, चाहे वो यहाँ बनाए, चाहे वो यहाँ पर बनाए, और चाहे वो यहाँ पर बनाए, ये सारे ही 90 होंगे। ठीक है, क्योंकि डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, और कॉर्ड, एक कॉर्ड से किसी भी सरकमफ्रेंस पर एंगल सेम ही बनता है। ये आपको याद करना है, ये एक थ्योरम है। इसी थ्योरम से हमें क्या पता चला कि ये वाला जो एंगल है ना वो 90 है। ये 90 हो गया, बचा कितना, 90, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 होता है, 180 में से 90 भी गया और 27 भी गया, यानी कि ये आ गया 50, क्या कहते हैं, फिर 63 बचा, 63 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 63 डिग्री। आपका ऑप्शन ए लगाइए और आगे बढ़ जाइए अपने के लिए क्वेश्चन पर। ये आपसे कहता है कि कैन राम ट्रेवल्ड एन इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड of 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब मैंने आपको ना एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पर मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास क्या बताया था कि जो आपका एवरेज स्पीड होती है उसका ना फॉर्मूला होता है जब आप डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हो, तो सिंदर तो वही लिखा हुआ है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। पर इसमें आप देख रहे हैं आपने 3 डिस्टेंस ट्रैवल करी, मैंने तो आपको 3 का फॉर्मूला दिया ही नहीं, मैंने तो आपको 2 का फॉर्मूला दिया था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आप दोनों स्पीड को डालिए और अपना आंसर निकालिए। पर आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, हम इसको कुछ मानेंगे नहीं कि वो 3 इक्वल डिस्टेंस कितने के थे कितने के नहीं थे, हमें वो चाहिए ही नहीं। हम सीधा अपने फॉर्मूले पे जाते हैं जो कि हमसे क्या कहता है, 3xy और z बाय xy प्लस yz प्लस zx। समझ रहे हैं, ये आपकी 3 का है, ये 3 का फॉर्मूला, यानी कि जब आपको 3 इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहे हो तो उनकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होती है, वो हमेशा अपने 3 इक्वल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उनको उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड से डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, कोई बात नहीं, हमें उसमें जाना ही नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 40 × 45 × 60 डिवाइडेड बाय, आप पहले आप 40 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 45 को 60 से कीजिए, और फिर 60 को 40 से कीजिए। ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपना इसको एक काम कीजिए, आप ऐसे पूरा सॉल्व ही मत कीजिए। 45 है, 40 है, 45 है और 60 है, आप देखेंगे 5 कॉमन लीजिए, ये आएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू डालिए, इनकी वैल्यू आपको पहले से ही आसान लगने लगेगी, यानी कि 8 9 ज़ा 72, 9 12 ज़ा 108, 8 12 ज़ा 96। देख रहे हैं कितना आसान हो गया है। अब आप इन सबको प्लस कर लीजिए, ये आपका जाएगा 276 3 8 9 इंटू 12। अब इसको काटिए 3 से, 92 बचेगा। ठीक है, अब आप इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, आप 2 से करिए 4, ये आपका बचेगा 46। ठीक है, फिर जाएगा 2 से 23, अब नहीं घटेगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो आप 2 × 9 × 12 कीजिए बाई 23 कीजिए, तो 9108 हमें पता ही था, यानी कि 216 बाई 23। अब देखिए कितने पर जाएगा, 9 से कीजिए, 18207, यानी कि 9 से तो जाएगा ही, 207 यानी कि 9 बचेगा।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, बस एक बार मुझे चेक करने दीजिए। मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमसे। कोई नहीं, इसको मैं यहाँ से दोबारा ट्राई करता हूँ करने का, देखते हैं। 3 × 8 × 9 × 12, और ये आपका बनेगा 108 + 72 + 96, 72 + 96, 276, 3 से काटिए 92 पर जाएगा, और इसे काटिए 2 से 46, और फिर काट दीजिए इसे 2 से तो 23, और 9 × 12 इंटू 2, 216/23। ना, कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे। 216/20, अरे हाँ, हमने जहाँ इसमें 5 कॉमन लिया था ना, बाद में हमें इसे 5 देना भी तो पड़ेगा। हम वो क्यों भूल रहे हैं, हमने इनसे 5 लिया था यहाँ से, इन तीनों से 5 5 ले लिया था, तभी तो अपने कैलकुलेशन ईजी करी थी। पर आंसर जब निकालेंगे तो हमें इनको 5 दोबारा देना पड़ेगा ऑप्शन में जाने के लिए। ठीक है, अब कीजिए इसे। ये आपका आएगा 9 अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, ये आएगा 9.3 कुछ कर आएगा। ठीक है, और आप 9.3 को 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 तो आ जाएगा सिंपली, +15 भी हो जाएगा, यानी कि 46 पॉइंट करके आंसर आएगा। और आप देखिए 46 तक पहुंच गए, ऑप्शन में एक ही 46 है, ऑप्शन डी। लगाइए और आगे बढ़ जाइए। बस मेरी वाली गलती मत करना, जैसे मैंने यहाँ से 5 लेना भूल गया था, हमने 5 यहाँ से कॉमन भी तो लिया था इन सब में से, बाद में 5 देना भी तो था। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, बाकी क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप ये वाला वहाँ पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमसे क्या कहता है। ये कहता है 3% रैन फॉर ऑफिस and got 136, 11 and 36 and 76 36 and 11628 votes respectively. What was the winning candidate percentage of the total vote? तो विनिंग कैंडिडेट कौन होगा इनमें से, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होगी, और हमें दिख ही रहा है सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है। पर वो पूछ रहा है टोटल वोट्स का वो कितना परसेंट है। पहले आप टोटल वोट्स निकाल लीजिए, 11628, 1136736, ये आपका हो जाएगा 20, ये गया 2, और ये बचेगा 10, ये गया 1, और ये आपका बचेगा 14, और ये गया 1, बचेगा ये गया यहाँ पर, यानी कि 20400 टोटल वोट्स हैं। जीतने वाले की कितनी है, 11628। टोटल में से सबसे ज़्यादा वोट कितना परसेंट है, परसेंट के लिए 100, 0 से 0 गया, 11628/204। आप एक काम कीजिए, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि ये जगह 2 पर, ये जगह 9 पर, ये जगह 07, और ये आपका जाएगा 51 पर। 51 पर जाएगा, हाँ 51 पर जाएगा, और ये 17 पर भी जाएगा शायद, चेक कीजिए ज़रा। नहीं, पहले इसे ही कर लेते हैं। ये आपका जाएगा 153, 4 पर कर सकते हैं क्या हम, 4 पर, 5 पर पहले काटिए, 5 पर, यानी 255, यानी 290 में 255 जाएगा तो 357 बचेगा। अब 51 में फिर ये आता है 7 पर, 57% इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि जिसका परसेंटेज जिसमें से निकालना होता है उसे फॉर्म कैसे करते हैं। जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आता है, जिसमें से निकालना होता है वो नीचे आता है, और और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रवि सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस on cost price but uses 45% less weight, what is his percentage profit or loss? यानी कि वो कहता है कि देख भाई, मैं ना 100 की चीज़ लाया और ना मैं तेरे को 25% लॉस में बेचता हूँ, 100 का 25%, क्योंकि हमने पहले पढ़ा परसेंटेज का चैप्टर, आते ही परसेंटेज का क्वेश्चन आते ही सीधा 100 मानिए, अपने अपने जो सॉल्यूशन में है उसे 100 मानिए, और 25% का लॉस यानी कि 25 का लॉस 100 में से बचा कितना, 75।
बेच देगा। पर वो कह रहा है 45% ना वो गलत वेट यूज़ करता है। यानी कि मैं बताता हूँ आपको, जो चीज़ ना आपको वो 100 देने वाला था ना, यानी कि मान लीजिए आप 100 देने वाला था, उसमें से 45 कम देगा आपको, यानी कि 100 का 45% 45, तो कितना देगा 55। देख रहे हैं, आपको सामान तो उसने 55 का दिया है, पर आपको गिना कितने का रहा है, 100 का, कि भाई मैंने तेरे को 55 का सामान दिया है पर मैं तो 100 का मान रहा हूँ इसे। और ये अपने मन मन में बोलकर दुकानदार बड़ा खुश होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, मैंने तो उसको बेवकूफ़ बना दिया, और बनाता भी है काफ़ी लोगों को। तो ऐसे ही अब आप मान लीजिए भाई 100 का सामान लेने गया था पर 55 का ही दिया, क्योंकि 45 का तो उसने गलत वेट यूज़ कर लिया, तो 100 से 100 काटिए, बचा 55 और 75, 11 पर कटेगा और ये आपका कटेगा 15 पर। देखिए 11 की चीज़ वो 15 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 11 से प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100, 400/11, पहले काटिए 3 से बचेगा 70, फिर जाएगा 6 से बचेगा 4/11%, 36 होल 4/11% प्रॉफिट हो जाएगा उसे। इजी क्वेश्चन था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। वो कहता है टू सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ए बी इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल टचिंग एट द पॉइंट ए एंड बी। इफ द रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर देन फाइंड ए बी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ इसको एक लाइन में आंसर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपली जब आपसे बोला जाए ना कि दो सर्कल, मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले पर बात करेंगे। दो सर्कल एक्सटर्नली किसी कॉमन पॉइंट पर टच करते हैं ओ पर, और कहता है ए बी इज अ सिंपल कॉर्ड, यानी कि क्या कहते हैं इसे, कॉमन कॉर्ड, सॉरी कॉमन कॉर्ड, ये क्या टू सर, एंड द सिंपल कॉमन टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट है, टेंजेंट सॉरी, वही मैं बोलूँ, कॉर्ड कॉर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट ऐसे लाई करेगी। उसको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये कॉमन टेंजेंट है जो कि ए पर और बी पर दोनों को मिलती है, और कॉमन टेंजेंट भी है, और इनकी जो रेडियस है ना वो 9 और 4 है। अब पूछ रहा है ए बी की लेंथ क्या है। अब समझ में आया कि कॉमन टेंजेंट है होती क्या है, जब दो सर्कल एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर टच करते हैं। इसका अब एग्जाम में क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला था 2√R1 × R2। बस आपको यही फॉर्मूला याद करना है कॉमन टेंजेंट का, जब डायरेक्ट नहीं सॉरी सिंपल कॉमन टेंजेंट पूछ ले, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अलग होता है, वो होता है आपका √D² -R1 का स्क्वायर -R2 का स्क्वायर, R1 R2 का होल स्क्वायर, सॉरी, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का होता है D² -R+R2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बस जो भी आपसे पूछे वैल्यू डालिए, और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। मान लीजिए अगर ये दो सर्कल ऐसे होते तो इनके सेंटर्स के बीच में, रेडियस के बीच में डिफरेंस भी होता, तो डिस्टेंस भी होता, तो उसी डिस्टेंस को यहाँ पर नोट करा गया है। बस आपको ये पता होना चाहिए। आगे जाकर अगर हमसे इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे और वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएंगे। चलिए अभी तो इसमें इसकी वैल्यू डालते हैं, 2√9 × 4, 9 4 ज़ा 36, √2, 6 6 ज़ा 36, यानी कि ये 6, ये ऐसे हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए ना आपको बेसिक आना चाहिए। अगर किसी को बेसिक नहीं आता वो क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अपने एग्ज़ाम में। और मैं बोलूँगा कि अगर जिसको बेसिक नहीं आता वो उसको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कहता है, 2³8⁵ प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन को ना आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 8⁻⁻4.06/X, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रपोर्शन इक्वल्स टू, कोई बात नहीं चलता है, यही आपको अंडरस्टैंड करने का अच्छा तरीका होता है। वरना ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, देख रहे ऐसे,
कोई नहीं, आप इसकी जगह इक्वल्स टू लगाइए, करते हैं इसे आगे। अब आप देख रहे हैं अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, 8⁻50.6 इंटू 8⁻⁻4.6। जब पावर्स में होता है ना तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो पावर होती है ना वो माइनस हो जाती है। मान लीजिए इसकी पावर है x और इसकी पावर है y, तो यानी कि पता है क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है और पावर है तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि x माइनस वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको ना मैं आपको दूसरे कलर में लिख के देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर सके। जब बेस सेम होते हैं तो जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, और जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। ये एक 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है जो हर किसी बच्चे को आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना एग्ज़ाम में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बेस सेम है 8 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी पावर क्या हो जाएंगी, -5.06 -4.06, बचा क्या 1। 8 की पावर 1 क्या होता है 8, यानी कि, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा 8। 8x इक्वल्स टू 8। 8 से 1 कटा, x की वैल्यू क्या आ गई 1, और हमसे पूछी क्या थी वैल्यू ऑफ x, यानी कि ऑप्शन बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। इजी क्वेश्चन था, पर जिसका बेस अच्छा नहीं है उसके लिए मुश्किल था। ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स ऑफ टू टाइप ए एंड बी ऑफ कार्स बाय कंपनी ओवर द years 2016 to 2021. In how many years the given year was the production of type A car more than the average production of this type car in the given year? Average production of this type car in the given year. अब देखिए वो पता क्या कह रहे हैं कि 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, इन 6 सालों में ना ऐसे कौन से वो साल हैं जिसमें टाइप ए और टाइप बी दोनों कार प्रोड्यूस हुई, पर उन दोनों का जो एवरेज था ना उससे ज़्यादा कार थी सिर्फ टाइप ए की। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए ए ने भी प्रोडक्शन करा, बी ने भी प्रोडक्शन करा, जितना प्रोडक्शन हुआ ना उसको अगर उसका एवरेज लिया जाए, क्योंकि 2 है तो एवरेज के लिए टोटल अपॉइंट 2 करेंगे, वो जो वैल्यू आनी चाहिए ना, मान लीजिए ए, यानी कि ए ना स्मॉल ए से बड़ा है। समझ रहे हैं? एवरेज जो है वो इस ए से ना छोटा है और ये वाला ए उससे बड़ा है। तो ऐसे कितने साल में हुआ है? मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको, बाकी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप स्टेटमेंट से समझ ही गए होंगे। तो देखते हैं 2016 में कितनी है, 150 और 100, यानी कि 250 बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 125। देखिए ज़्यादा है टाइप ए, नहीं टाइप ए तो 100 है, यानी कि 2016 में तो ऐसा नहीं हुआ। अब 2017 में देखते हैं 200 और 125, यानी कि 325। अब 2 से डिवाइड करते हैं 162.5, 162, ये तो 125 है। 2017 में भी नहीं हुआ ऐसा। अब 2018 में देखिए 200, यानी कि 350, 200 और प्लस 150, 350 कीजिए 1, और ये जगह 7 और ये भाई 175। पर देखिए यहाँ पर ए कितना है, ए 200 है, यानी कि होगा, यहाँ पर भी होगा, और ए देखिए एक्स वाला है। तो आगे बढ़ते हम 250 और 200, 450 बाई 2, यह जगह 225। और देखिए 225 से भी ज़्यादा है, यानी कि 19 में भी हुआ ऐसा, और 2020 में ए 300 और 250, यानी कि 550 बाई 2, ये जाएगा आपका 2 और जाएगा 7 और 275। पर देखिए ए तो 250 है, यानी कि इसमें नहीं है। और देखिए लास्ट वाले में 400 एंड 300, 700 बाई 2, यानी कि 350 एवरेज। पर ए कितना है 400, यानी कि इसमें भी, यानी कि 2018, 19 और 21, इन तीनों सालों में जो ए था ना वो बड़ा था उस ईयर की कार एवरेज से, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 से। तो यानी कि ऑप्शन 3 लगाइए, आगे बढ़ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी एक ग्राफ क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे करना है। ये कहता है
द गिवन टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इन एन एग्जामिनेशन। वो कह रहा है 100 स्टूडेंट्स का ये डेटा दिया हुआ है जिसमें कि हर एग्ज़ाम 50 नंबर का था। वो कहता है इफ़ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परसुइंग हायर स्टडीज़ इन द फिजिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल एलिजिबल फॉर परस्यू हायर स्टडीज़ इन फिजिक्स। यानी कि वो कहते हैं कि आपको 60% नंबर चाहिए फिज़िक्स के अंदर अपनी हायर एजुकेशन फिज़िक्स में करने के लिए। तो बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए अगर एक फिज़िक्स का पेपर कितने का है, 50 का, क्योंकि सारे एग्ज़ाम 50 के हैं, तो 50 का 60% क्या होगा, 60/100 काटिए 30। यानी कि जिस बच्चे के या तो 30 नंबर है या उससे ज़्यादा हैं 30 से, वो सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप ये देखिए 0 से ज़्यादा वाला एलिजिबल नहीं है, 10 से ज़्यादा वाला एलिजिबल नहीं है, 20 से ज़्यादा वाला एलिजिबल नहीं है, पर 30 वाला है और उससे ज़्यादा वाला भी है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं जिसके नंबर 30 हैं और उससे ज़्यादा हैं और वो एलिजिबल भी है, यानी 21, ऑप्शन डी। लगाइए, आगे बढ़ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पर। वो कहता है रेशमा टुक अ लोन ऑफ 12 लाख विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि उसका रेट है ना जो इंटरेस्ट का, वो टाइम के बराबर है। आप बोल लीजिए ये दोनों कंडीशन सेम ही है, टाइम या रेट के बराबर या रेट टाइम के बराबर है। इफ़ शी पेड 9,72,000 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, वट वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मैं बताता हूँ हमें कैसे करना है। देखिए 12 लाख है, 12 लाख में हमें 5 जीरो दिखाई गए, 972,000। देखिए 0 कितना हो गया, कैलकुलेशन बढ़ाने का काम ही करेंगे बस, ये जीरो तो पहले इन्हें हटाइए। 3 से 3 गया, ये बचेगा 600। अब 2 से काटिए 4, 8 और ये 6, फिर काटिए 300, ये जाएगा 243। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। यानी कि आपने ना 300 रुपये, ये प्रिंसिपल था और ये इंटरेस्ट था, आपने 300 रुपये दिए थे और 243 आपको इंटरेस्ट मिला। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। अब देखिए R ही T है और T ही R है, यानी कि और हमें निकालना क्या, पर इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यानी कि मैं T को R लिख सकता हूँ, देखिए T भी R के बराबर है। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा P/R²/100। फॉर्मूला बना, वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे ऐसा ही है। देखिए इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 243 मिला था, प्रिंसिपल क्या था, 300 था, और इंटरेस्ट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बाय 100। 0 से 0 गया, इस 3 से गया 81 पर, यानी कि R² आ गया 81, और R इधर जाएगा, ये √81 हो जाएगा, और ये आएगा 9 पर एनम इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इजी क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना था, और बाकी बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी कि R T के बराबर और T ही R के बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और ये ना थोड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। आप इसको 2-3 बार करोगे तब जाके सॉल्व होगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि जब मैंने ये वाला अटैम्प्ट दिया था CHSL का, तब मुझसे भी 2 बार में जाके वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो पहले अपना नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो लिखिए 7 + 8 × 7/8, और ना आप इसको देखिए, ये पता है कैसे बनेगा, 1/7/1/7, ये इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। और डिवाइड कीजिए 3 + 3 × 3/3, ये भी सेम फॉर्म में बनेगा, 5/5 × 1/5। अब 8 से 8 गया, 3 से 3 गया, ये कितना बचा, 14, ठीक है। 7 से 7 गया, 1/7, ये कितना बचा, 6। 5 से 5 गया, 1/5। सॉल्व कीजिए इसे, ये आपका आएगा 68 + 1/7, ये आएगा 30 + 1/5। अब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, 69/7, 31/5। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये ऊपर आ जाएगा 5/31, ये 60/7 है, 5/31। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम, ये आपका आ जाएगा 345, और ये आपका आ जाएगा 217। देखिए 217 आया आपका डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में 217 है, यानी कि हम अभी तक सही ट्रैक पर हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
आप इसको डबल कर दीजिए, ये आपका जाएगा नहीं, 1 से ही जाएगा, 1 से ही कर लीजिए इसे। अगर 1 से जाएगा तो कितना बचेगा, 217। क्या मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई दोबारा? ये आपका जाएगा 7, हाँ ये 98 है यहाँ पर, ये 798, और ये यहाँ पर 99 हो जाएगा, यहाँ पर भी 99 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 495। अब डबल कीजिए इसे, 2173, यानी कि इसको डबल करेंगे तो ये आपका आएगा 343। 495 में 3 4 और 3 4 3 हटाएंगे, 99 इंटू 5 माइनस आपका, ये आपका आ जाएगा 434, सॉरी अगर इसको डबल करेंगे तो आएगा 434, यानी कि बचेगा 61। तो यानी कि इसको काटेंगे 2 पर तो बचेगा 61, 2 होल 61/217 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लगाइए, आगे बढ़ जाइए अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है द साइड्स ऑफ क्यूबॉइड्स आर इन द रेशो, यानी कि क्यूबॉइड 3D शेप होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होती है। ये थोड़ा ऐसे ही बना दिया है, तो एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए क्यूबॉइड होता कैसे है। ये आपका क्यूबॉइड है और इसकी ना तीनों साइड्स का रेशो दे रखा है 3:4:5, 4:5 दे रखा है, 3:4:5, और कहता है एंड इट्स सरफेस एरिया इक्वल्स टू दी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की सारी साइड सेम होती है जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, ये इसकी सारी साइड सेम है। ये एक तरीके से ना आप स्क्वायर बोल सकते हो, बस उसकी साइड 6 होती हैं। इन दोनों का जो है ना वो सरफेस एरिया सेम है। अब सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 + L × B प्लस B × H प्लस H × L, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 6a²। ये होता है क्यूबॉइड का और ये होता है क्यूब का। अब कुछ नहीं है, आप रेशो दे रखा है तो एक्स मान के वैल्यू पुट कीजिए, और इसकी तो आपको 6 यूनिट वैल्यू दे रखी है, तो आप देखिए 6 का स्क्वायर 36 × 6 216। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 2 3 4 12, x² 20, x² 15, x²। अब इस 2 से इसको काटिए जाएगा आपका 108 पर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 47 x², और 47 कटेगा क्या इससे, 108/47 15 आ सकता है, 47 1 2 3 नहीं कट नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है यहाँ पर भी हमसे। 3 4 12, 4 20, 3 5 15, 20 + 12 + 15 47 ही आ रहा है, तो गलती कहाँ हो गई हमसे, 216, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। देखते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व तो करेंगे हम इसे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हो भी, अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि लिख रखा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है कोई बात नहीं, देखा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई वहाँ पर, अप्रॉक्सीमेशन में आंसर देना है, तो कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास आ चुके हैं, इतनी वैल्यू तो हमारी सही है, 108/47। अब ना इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो मैं आपको बताता हूँ, वो आएगी हम लगभग लगभग 2.29। अब आप ये देखिए 2.29 आ रही है इसकी वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 225 आपने सुना होगा किसका स्क्वायर होता है, 15 का, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम यानी कि 15 मान सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू आप 15 मान लीजिए, कोई बात नहीं, आप मान लीजिए इसे 15, या 1.5 मान लीजिए, कोई पॉइंट में ना, तो 1.5 ये मान लीजिए। अप्रॉक्सीमेशन में देना है तो हम अप्रॉक्सीमेशन में ही आंसर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि
L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर क्या है, 3x इंटू 4x इंटू 5x, एक्स कॉमन लीजिए, 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना बनेगा 12, 60। 60 इंटू 1.5 कीजिए, 60 इंटू 1.5 कितना होता है, 60 इंटू 1.5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 के आसपास ना। हाँ, तो हमने यहाँ पर 90 के आसपास करा था 209। अभी करते हैं इसे, अप्रोक्सीमेशन में आंसर चाहिए 90। नहीं, अप्रोक्सीमेशन में ऐसे नहीं करना चाहिए हमें, मुझे लगता है हमें 2.29 है ना, तो उसकी वैल्यू हमें 1.5 तो ले ली है, 1.5। चलो अलग अलग करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो 3 इंटू 1.5 कीजिए, 4 इंटू 1.5 कीजिए, 5 इंटू 1.5 कीजिए और सॉल्व करें इसे। ये आपका आ जाएगा 4.5, ये आपका आ जाएगा 6, आपका आ जाएगा 7.5। अब 4.5 इंटू 6 इंटू 7.5 कितना आता है, ये कीजिए, 4.5 इंटू 6 इंटू 7.5, 202। ये देख रहे 202.5, किसके अप्रोक्सीमेट जा रहा है, सबसे ज़्यादा किसके करीब है, 210 के। लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर आप इसका सोल्यूशन कहीं और देखेंगे ना, तो वो आपको 210 तक ले जाएगा, पर उसके लिए ना आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको 2129 का तो आपको पता ही नहीं कि क्यूब रूट क्या होता है। पर मेरे फॉर्म जो जैसे मैंने आपको कराया, पर आपको 225 का तो पता ही है ना, यानी कि 0.4 का एरर लेके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इसमें से करिए। अब आप देख रहे हैं 4 पॉइंट का एरर लेके चलेंगे, आप इससे सॉल्व करेंगे तो इतना चलता है 202.5, क्योंकि हमारे ऑप्शन भी हमारा साथ दे रहे हैं, कोई भी इसके इतना करीब नहीं था। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप 22.5 यानी कि 222 को ही इसका क्यूब रूट मान के अप्रॉक्सीमेशन में आंसर निकालिए। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है स्टडी द गिवन 3 डायमेंशनल चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द चार्ट डिटेल द सेल्स ऑफ फ्रूट इन डिफरेंट मंथ्स। वो कह रहे हैं हर डिफरेंट मंथ में उसकी सेल कितनी हुई है, ये हमें पता लगाना है इसके अंदर। मतलब दे रखा है, सॉरी, दे रखा है। तो पूछता है विच फ्रूट वॉज द मोस्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे। मे में क्या है, मे, ये राम में। हाउ मच मोर देन द लोवेस्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ दैट मंथ। ठीक है, उसी ही महीने में, यानी कि ये है आपका सबसे ज़्यादा। विच फ्रूट वॉज द मोस्ट सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे, हाउ मच मोर देन द लोएस्ट। सबसे ज़्यादा इसमें क्या बिका है हमारा, इसमें बिका है 70 एप्पल बिके हैं। और सोल्ड इन मंथ दैट मंथ ऑफ मे, सबसे कम क्या बिका है इसमें, इसमें 42 बिका है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ना मिसप्रिंट हो गया है, जिसने भी पीडीएफ बनाई है उसने मिसप्रिंट कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। असली असली में क्वेश्चन है, कहना क्या चाहता है। हाँ, मैं कह रहा था ना ये क्वेश्चन गलत है। वो कह रहा है कि जो ये है ना मंथ की जगह, कहता है इन विच, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इन विच मंथ वॉज द सेल ऑफ melons the lowest and by how much was it more than the sale of oranges in that month। देखिए, इन विच मंथ वॉज द सेल ऑफ मेलन क्या है ये, वॉज द लोवेस्ट। देखिए 33 में बिका है, 58 में बिका है, और यहाँ पर 20 में बिका है, यानी कि सबसे कम किस में, जून में। ठीक है, एंड दी बाय हाउ मच वॉज इट मोर देन दी सेल ऑफ ऑरेंज इन दैट मंथ। पर जून में ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज 17 बिके हैं और मेलन 20 बिके हैं। इन दोनों का डिफरेंस मांगा है, यानी कि 3।
यानी कि 3 बिके हैं जून में, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आज का सेट हमने कंप्लीट कर गए। तो आपको लग रहा होगा कि 2-3 क्वेश्चन में हमें दिक्कत आई, पर नहीं, इसमें एक सिर्फ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी एक क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन से आंसर देना था। ये हमने पढ़ा नहीं था, पर हमें बाद में पता लगा अप्रॉक्सीमेशन से देना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2.29 आएगा, पर कंसिडर कीजिए 2.25 है। उस सबका 1.5 इसका क्यूब रूट आ जाएगा, और 1.5 की वैल्यू मान के इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी क्लास को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जुड़ी हुई बात करनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ इम्प्रूवमेंट करवाने हैं तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो कि अब इस साल CHSL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें इस वीडियो से हेल्प मिले। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए लोगों से जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सबकी मदद हो सके उससे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।